हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड का जो है पेपर आपको जो 28 फरवरी 2025 को आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है फाइनल एग्ज़ाम, वो आपका कुछ इसी तरीके से आने वाला है। ऐसा ही टाइप का जो पेपर है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ओल्ड क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ और सर्च करो ये नाम cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको पहले जो है पेड PDF, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सब चीज़ें जो आपको देखने को मिल जाएगी, सभी PDF डाउनलोड आप कर सकते हो। पेड PDF अगर आपको परचेज करनी है तो कूपन कोड यूज कर लेना CCL10, ताकि आपको PDF थोड़ी सस्ती पड़ जाए। और ये जो PDF है ना, जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जो पेड PDF के नाम पे, ये वाली PDF अगर आप परचेज करते हो तो आप मैथ को अच्छे से, उस PDF को अच्छे से पढ़ के 90+ स्कोर कर सकते हो। यानी 80 नंबर के पेपर में 70 नंबर से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हो। वो आपके ऊपर है, हो सकता है कंप्लीट पेपर भी आप कर लो, लेकिन हाईएस्ट पॉसिबिलिटी लगभग पूरा पेपर आप करके आओगे। जिन्होंने अपनी तैयारी अच्छे से नहीं करी है वो बच्चे भी, ठीक है। पिछली बार हमने PDF प्रोवाइड कराई थी सारे सब्जेक्टों की, और बहुत सारे बच्चों के मैथ में 100 आउट ऑफ 100 भी आए थे जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। ये नहीं होता मैथ के अंदर कि भाई रट लो जाके कि क्वेश्चन है रट दिया, नहीं, रटना नहीं होता। उस कंसेप्ट को समझो। जैसे क्वेश्चन में आगे दिखाऊंगा मैं आपको पेपर के अंदर भी किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को ट्विक किया जाता है, वो चीज़ सीख ली और PDF आपने खरीद ली, उस PDF से पढ़ लिया तो भाई आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी आप ला सकते हो, ठीक है ना। वो आपके ऊपर है, आपकी स्किल के ऊपर है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, और टेलीग्राम में पर्सनल मैसेज भी आप मेरे को कर सकते हो। अगर आपको PDF खरीदनी है पेड वाली तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज मेरे को कर लेना। PDF के रिगार्डिंग मैसेज में लिख देना हेलो CCL, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आपको PDF खरीदनी है और मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। वहीं पर डिस्काउंट वगैरह, वहाँ पर कूपन कोड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, वहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है सही रेट में पहले ही बता दूंगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप परचेज कर सकते हो। और ग्रुप को सभी बच्चों को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड की साइड से बहुत सारे अपडेट एग्जाम के ड्यूरेशन में, एग्जाम जब चालू होते हैं ना उस टाइम में बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं, तो वो आपको टाइम से पता लगते रहे सारे अपडेट। इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना सभी बच्चे। अब देखो यहाँ पे जो पेपर है, मैथ का पेपर जो है स्टैंडर्ड का 80 नंबर का पेपर आएगा। और बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर जिनका बेसिक है उनका तो आसान है, हमारा तो स्टैंडर्ड है, बहुत मुश्किल पेपर आएगा, हम तो डरे हुए हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो सिंपल सी एक बात समझ लो, बेसिक वालों का भी आसान नहीं आता। पिछली बार बेसिक वालों का पेपर स्टैंडर्ड से भी मुश्किल था। अब समझ लो तुम, इतने बुरे हाल है, कोई भरोसा नहीं भाई कौन सा पेपर कैसा दे दे लोग। लेकिन हाँ, मुश्किल से 5 नंबर का फर्क होगा बेसिक और स्टैंडर्ड में, नहीं तो लगभग पूरा पेपर सेम रहता है डिफिकल्टी लेवल बेसिस पे। अब देखो 3 घंटे का पेपर होगा आपका, 80 नंबर का पेपर है मैथ स्टैंडर्ड का। इसके अंदर आपको जो है ना, जो पेपर है इसमें आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे, खंड के हिसाब से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको ABCDE 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे। सेक्शन A में होंगे छोटे क्वेश्चन, MCQ, 1 वर्ड या असर्शन, रीजन, ट्रू, फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक टाइप के। सेक्शन B के अंदर होंगे वेरी शॉर्ट आंसर। सेक्शन C के अंदर शॉर्ट आंसर टाइप, सेक्शन D में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और उसके बाद में सेक्शन E जो आता है 36 से 38, 36, 37, 38, 3 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके केस स्टडी बेस्ड होंगे। ये आपके पैटर्न, बहुत सारे बच्चे तो इसका नाम सुन के डर जाते हैं, भाई ये कैसे क्वेश्चन है, हम कैसे अटेम्प्ट करें, हम तो डर गए। बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं कहूँगा भाई तुमने पूरे ऊपर वाले क्वेश्चन कर लिए ना, सबसे पहले केस स्टडी को गोली मार के आओगे, बहुत आराम से करोगे भाई, फुल नंबर ला सकते हो अगर आपके अंदर स्किल है नंबर लाने की, ठीक है। नंबर लाने की स्किल चाहिए यहाँ पे मैथ के अंदर, ना कि आपको जो है रट के जाना है। चलो अब देखो पूरे पेपर को मैं कराता हूँ, समझ लो कैसे कैसे पेपर करना है। और हाँ, इसकी जो आंसर की है वो बता दूंगा मैं वीडियो के लास्ट में, कैसे डाउनलोड करनी है। जो ओरिजिनल आंसर की है, आंसर मतलब डिजिटल लिखी हुई, वो आंसर की आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट पे बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड होगी। चलो अब देखो सेक्शन A। सेक्शन A के अंदर आता है कि आप में से दोनों मीडियम में लिखा होगा, हिंदी या इंग्लिश, आप देख लेना यहाँ पे अपने हिसाब से, ठीक है। यदि दो संख्याओं का LCM 2400 है और इनका HCF नहीं हो सकता, तो उनका HCF क्या नहीं हो सकता वो हमें यहाँ पे बताना है। तो उनका HCF 500 नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको इनको सोल्व करके देखना है कि क्यों नहीं है, कैसा नहीं है। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्री में भी आपको कराए हैं वीडियोस के माध्यम से, जिससे आपको और भी हेल्प मिलेगी। एमसीक्यूज कैसे आएंगे, या फिर आपको इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन कौन से टॉपिक्स के करने हैं मैथ के अंदर, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो सारे मैंने करा रखे हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बहुपद हमें दे रखा है, इसके शून्यक है। तो शून्यक क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, ऋण यानी कि धनात्मक है, दोनों धनात्मक है हमारे शून्य जीरो जो पोलिनोमियल। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो कौन सी समीकरण का है, इसका जो है कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगला देखते हैं, यदि एक 9 मीटर स्क्वायर 3 मीटर स्क्वायर प्लस 14 ये कोमा 4 मीटर प्लस में 21 ये जो है एपी में है, तो m बराबर है, यहाँ पे m की वैल्यू मतलब मल्टीपल है, यानी कि एक कई स्टेटमेंट है, एक है उसके बाद में कोई स्टेटमेंट है उसमें 9 और मल्टीप्लाई में ये है, फिर 3 और मल्टीप्लाई में ये है, प्लस 14 है। तो इस तरीके से कोई स्टेटमेंट हमारी बनी हुई है। तो उस केस में हमसे पूछा है कि m की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, तो m की वैल्यू रहेगी 1। अगला क्वेश्चन देखो, यदि बिंदु 4a और 1 0 के बीच की दूरी 5 है, तो जो a दे रखा है उसका मान क्या होगा। तो उसका जो मान होगा वो हमारा होगा प्लस और माइनस 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें एक आकृति दी गई है, ए बी लाइन जो है डीसी के पैरेलल है। ए बी लाइन यानी कि ये वाली लाइन जो है हमारी इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो उस केस में हमें एक्स का मान बताना है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी। तो इसको आपको सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के बाद जो है देखो प्रोसेस आपको सिंपल जितना शॉर्ट आप कर सकते हो। टीचर्स का हिसाब होता है, कोई किसी तरीके से समझा देता है क्वेश्चन को, कोई किसी जिससे भी आपने समझा हो उसी तरीके से आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमें एक आकृति दी गई है, दिख गई होगी। इसमें जो है ओ केंद्र बिंदु एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है। यदि एंगल सी ओ डी जो 120 है, तो एंगल बी ए ओ बराबर होगा एंगल बी ए ओ। यानी कि आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है कि ये एंगल कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो ये आपका जो एंगल है ये होगा 30 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है यदि साइन अल्फा जो है वर्गमूल 3/2, तब जो है टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कोस अल्फा जो ये है इस वैल्यू के हिसाब से इसका जो मान है वो क्या होगा, वो हमें बताना है। तो इसका जो मान है वो होगा 5/2, ये जो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक ऐसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसकी परिधि उसकी त्रिज्या r इकाई का 4 गुना है, तो उस केस में क्या होगा यहाँ पे। तो उस केस में होगा आर स्क्वायर वर्ग इकाई, यानी कि स्क्वायर यूनिट जो भी यूनिट रहेगी वो रहेगा सी ऑप्शन। यदि एक गोले और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो गोले के व्यास और घन की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, वो पूछा गया है। तो वो होगा वर्गमूल 6 अनुपात में वर्गमूल पाई। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी श्रृंखला का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक हो जाता है, तो बहुलक माध्यक से कितना अधिक हो जाता है। तो कितना अधिक हो जाएगा, वो 8 अधिक हो जाता है। इसमें आप जो है ना मोड वाला फॉर्मूला जो यूज कर सकते हो कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, 400 अंडों की एक खेप में खराब अंडे मिलने की संभावना 0.035 है। उस खेप में खराब अंडों की संख्या कितनी है, तो वो हमें यहाँ पे बताना है कि कितनी जो है वो संख्या हो सकती है। तो वो रहेगी हमारी 14, बी आंसर सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे यदि x जो है 2 का स्क्वायर इंटू में 3a 3 की पावर a है ये, और y जो है सेम ऐसे हमें दिया हुआ है, z दिया हुआ है, और एलसीएम जो है ये एक्स वाई जेड में दिया हुआ है 3780, देन द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे जो a दे रखा है हमें, इसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, 3 रहेगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जिस हिसाब से ये है ना, तो आपको दिखाते हैं भाई कि ये मॉडल पेपर जो मैं करा रहा हूँ ये मॉडल पेपर है ऑफिशियल, तो जैसा इनको दिखाया जाता है ना, इतने डिफिकल्ट नहीं आते पेपर, इनसे काफ़ी इजी आते हैं इसके कंपेयर में। तो जैसा पेपर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल टेंजेंट टू सर्कल इज द फिल इन द ब्लैंक ऑफ द सर्कल। तो उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो है वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 1। यदि साइन a बराबर 1/2 और कोस b जो है 1/2 है, तो a और b का जो मान है वो हमारा क्या रहेगा, वो है 90 डिग्री का।
चलो अगला क्वेश्चन देखो, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त से बने गए सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिज्या आर है, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट है वो आप लिखने, मतलब यहाँ पे यूनिट नहीं बताई ना, तो आपको लिखना है आर स्क्वायर यूनिट, ऐसे आर स्क्वायर यूनिट्स जो भी है। अब जो है उसके बाद में एक बारंबारता बंटन प्रकार दिया गया, हमें एक जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे दी हुई है, जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, व्हाट इज द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास, तो इनके बीच का जो है सम बताना है, क्या जो है सम रहेगा, तो वो रहेगा यहाँ पे 25, यानी कि 10 और 15 जो है हमारा यहाँ पे है, तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, 25 आपका इसका आंसर आएगा। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन, ये आपके अभिकथन और कारण वाले हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, पहले क्या ध्यान से समझ लो, अगर इसको समझ लिया तो भाई आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं समझा तो सारे गलत करके आओगे, सारे सब्जेक्टों में करके आओगे। ठीक है, आपको 2 स्टेटमेंट दी जाती है। सबसे पहले तो आपको क्या करना, ऑप्शंस को पढ़ना है। यहाँ पर जो है पहले दिया हुआ कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है, एक में सही व्याख्या नहीं करता है, लेकिन जो 2 स्टेटमेंट है वो दोनों सही हैं। या तो आर गलत होगा या ए गलत होगा। गलत है तो भाई टाइम पास होने से बच जाएंगे, और अगर दोनों सही हैं तो फिर हमें ए और बी में से चूज करना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं, जैसे 19वां क्वेश्चन है, √2 वर्गमूल 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये जो है एक, यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखा क्या इन्होंने, हाँ ये रहा, देखो √2 जो है एक इर्रेशनल नंबर है, तो हमें यहाँ पे बताया गया कि √2 इर्रेशनल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है कि हाँ ये एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, इफ पी बी द प्राइम देन वर्गमूल, यहाँ पे कोई लिखना होगा, टेक्स्ट मिस टाइप हुआ इनसे, इज एन इर्रेशनल नंबर, तो प्राइम नंबर है तब वो जो है एक इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे हाँ रूट पी आना था, वहाँ पे गायब हुआ है। यदि पी एक अभाज्य संख्या है तो वर्गमूल पी एक अपरिमेय संख्या होगी, ये इनका कहना ही है। इसके पीछे ये √2 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पी, अगर पी का मतलब यहाँ पे वर्गमूल में पी अगर लिख दिया जाए तो एक, अगर वो एक अभाज्य संख्या है, वो किसी से भाग नहीं हो सकती खुद के अलावा। ठीक है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, तो ऐसी जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्या होती है, तो वो जो है अगर किसी से भाग नहीं हो पा रही हैं तो उन सभी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये बात तो सही है। अब ये स्टेटमेंट हमने पहले ये स्टेटमेंट पढ़ी, ये सही थी, उसके बाद ये स्टेटमेंट जांची, ये भी सही है। अब अगर हम पूछे √2, ध्यान से समझो इस बात को, दोनों स्टेटमेंट सही हो गई, गलत हो गई तो हम बच जाएंगे। दोनों सही हो गई अब हमारे केस में, तो हम जो है पहली वाली स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या। हम पूछेंगे क्यों, तो ये बोलेंगे भाई √2 अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि भाई p जो है, अगर p मान लो कोई भी संख्या है, अभाज्य संख्या अगर वो, और वर्गमूल p एक अपरिमेय संख्या ही होगी, यानी कि वर्गमूल 2 जो है इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। इनका काइंड ऑफ ये है, इससे मिलती जुलती बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टेटमेंट किसी और बात की, यहाँ पे कोई और बात है, दोनों सही है लेकिन उनकी आपस में कोई लेन देन नहीं है। अगर आपस में बातचीत हो रही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो उस केस में व्याख्या भी सही होगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। असर्शन ए एंड रीजन आर बोथ आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें मतलब 20वां क्वेश्चन, बिंदु दे रखे हैं p -1 5 और क्या दे रखा है 7 और 3, इसके बीच की दूरी 4 वर्गमूल 7 है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? पहले तो इसको सोल्व करना है। देखो ऐसे तो पता नहीं लगेगा हमको, एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट को जांचो कि क्या ये सही है, तो नहीं, पहली स्टेटमेंट ही गलत है हमारी। यहाँ पे ये जो इसका आंसर है, ये जो दूरी है वो ऐसे नहीं आएगी, तो गलत आ गया। पहली स्टेटमेंट में हमने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया है, अब इसको पकड़ा गया है तो भैया दिमाग लगाना नहीं है, बस छोड़ दो, आपका सीधा पता लग गया, ए गलत है और आर सही है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको ये सारी चीज़ें। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है, ये कह रहे हैं कि 4√17 है। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आना चाहिए, ये आया ही नहीं तो भाई सही कैसे कहोगे? स्टेटमेंट ही गलत हो गई तो दिमाग लगाना ही नहीं फालतू का। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन बी में 2 अंकों के 5 पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो पर्सन है, जैसे कि यदि 2x + y 23 है और 4x - y 19 है, तब 5y - 2x और y/x - 2 के मान हमें ज्ञात करने की क्या जो मान है वो रहेंगे। आपको यहाँ पे बस क्या करना है, देखो सिंपली है, 2x + y = 23 है,
एक स्टेटमेंट तो हमारे पास ये दी हुई है, दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है 4x माइनस वाई बराबर में 19 है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन को जो है इनको ऐड कर लेंगे दोनों को, और उसके बाद में हमें जो वैल्यूएशन मिलेगी 6x जो है हमारा 42 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर दोनों को जब जोड़ेंगे हम, यानी कि जोड़ लो सीधा, y से y कट गया, x बच गया 4 तो 6x हो गया ना 42, इसको ऐसे जोड़ना है। ठीक है, कहीं तुम इसमें उलझ गए हो, x बराबर में 7 आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कोई सी वैल्यू में हम पुट कर लेंगे इसको, x की वैल्यू को, जैसे हमने पहले वैल्यू में पुट करा 2 और x की जगह पे 7 रख दिया, प्लस में y बराबर में 23 है ना। इसमें पुट करो, सोल्व कर लो इसको पूरे को, 7 दूनी 14 प्लस में y बराबर 23। इसको y की वैल्यू क्या रहेगी, 23 में से 14 घटा दो, बचेगा 9। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, बस आपको जो है ये वैल्यू, इनको अब वैल्यू पुट करते रहो, सोल्व करते रहो, आराम से निकालोगे ना इसको कि इसका जो मान है क्या होगा, 5y माइनस 2x। अब आपके पास x भी है y भी है, 5y है, y में 9 है, माइनस में 2 है, x 7 है। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, 5 नहीं 45 माइनस में 14, तो इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 31। ये आपकी पहले वाली वैल्यू आ जाएगी। दूसरे वाली वैल्यू क्या कर रही है, y बटे x माइनस 2 करना है आपको, तो वो कर लो आप। y के मान 9 है, बटे में x का मान 7 है, माइनस में 2 है, इसको सोल्व कर लो, -5 बटे 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो सोल्व हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, बटे में 7 दूनी 14 ऐसे माइनस हो जाएगा ये। अब जो है इसी तरीके से इतना पूरा प्रोसेस आपको लिख के दिखाना है, प्रॉपर तरीके से लिखना है कि सब्स्टिट्यूट करेंगे या जो भी करेंगे, पूरा प्रोसीजर है। अगर आपने, एक और चीज़ बताता हूं तुमको, अगर आपने कहीं पे कैलकुलेट करते टाइम पूरा प्रोसेस सही करते जा रहे थे, आपने यहाँ पे लास्ट में आके आंसर में, जैसे अभी 9/7, ध्यान से समझ लो ये चीज़, कोई नहीं बताएगा तुमको, 9/7 माइनस 2 इसको सोल्व करना था। ठीक है, इसको सोल्व करते टाइम हुआ क्या, आपने जो है यहाँ पे आते हुए आंसर तो बनना था, क्योंकि 7 नीचे लोगे 9 और माइनस में 14, 7 दूनी 14, इसके नीचे 1 होता है, इस तरीके से। अब जो है आंसर बनना था, इस तरीके से करा, -5 और बटे में 7 ऐसे करना था। आपने गलती से क्या करा, 5 की जगह 6 लिख दिया, गलती से, आपको ध्यान नहीं रहा वो चीज़ का। तो आपका ये नहीं है कि ये सवाल अब पूरा गलत हो गया, हो सकता है आपने सेम एरर यहाँ पे कर दी। 2 स्टेटमेंट चेक करनी थी ना, पहले ये वाली का आंसर बताना है, दूसरा ये वाली का बताना है। ये बता रहा हूँ, देखो मैं आंसर निकालने का पर्पस मेरा ये नहीं था कि भाई तुम्हें सिखाऊं कि यहाँ पे एक एक सवाल कैसे सोल्व होंगे। आंसर की बना रखे वो डाउनलोड कर लेना, सारे आंसर निकले हुए हैं उसमें ऑलरेडी। पर्पस ये है, तुम समझ लो कंसेप्ट को। यहाँ पर तुमने एक आंसर गलत कर दिया, यहाँ पर 45 में से 14 घटाते हुए आपने गलती से 30 लिख दिया, तो आपके कितने नंबर मिलेंगे। ठीक है, जितने नंबर का ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है 2 नंबर का है ना, तो इसमें आपने 2 ये आंसर गलत लिख दिया, प्रोसीजर आपका सही था, तो भी टीचर आपको 1 नंबर जरूर देगा, यानी कि आधा नंबर। यहाँ पे एरर, मैथ में एरर हमेशा होती है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। लेकिन अगर ये तो छोटा क्वेश्चन है 2 नंबर का, अगर सेम एरर आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन में कर लेते हो और लास्ट में सिर्फ आंसर गलती से गलत लिखा जाता है, तो टीचर आपको पूरे 5 नंबर दे देता है। सिर्फ अगर पूरे यहाँ तक का सही हो गया, उसके बाद में सोल्व करते टाइम यहाँ पे मिस टाइपली हो गया, आपसे ध्यान नहीं रहा हो, तो आपको टीचर पूरे नंबर देता है। इवन मेरे साथ भी हुआ है ये चीज़ में कि जब नंबर आते हैं ना भाई 100 में से 99, हमें पता है, हम करके आए कि भाई ये आंसर गलत हो गया था देर से, उसके बाद भी 100 में से 100 बन जाते हैं, टीचर दे देते हैं हमको, क्योंकि उनको पता है भाई सारे नंबर क्वेश्चन सही कर रहा है और ये आंसर मिस टाइपली हो गया होगा बच्चे से लिखते टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर पूरा प्रोसीजर ही गलत सलत करते आ रहे हो तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। जो है अगर कुछ नहीं आता, जितना आता है उतना भी सोल्व करोगे, टीचर आपको नंबर देगा एग्जाम में। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो अभी ऐसे ही आपको 21वां क्वेश्चन है, फिर आपको 22वां क्वेश्चन। इसमें आपको जो है ना देखो अथवा में मिल रहा है, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो। उसके बाद में यहाँ पे जो है एक और क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर सकते हो आप। उसके बाद में आगे जो है कुछ क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इनको जो है आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिन बच्चों को, आप वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, जिन बच्चों को 100 में से 100 लाने हैं वो क्या क्या करें। ठीक है, वीडियो के लास्ट में सबके लिए सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं, बहुत काम आएगी। ये वीडियो पूरी देख लेना, अभी खत्म होने वाली है थोड़ी देर में, बस आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन और समझाऊंगा मैं इस वीडियो में। उसके बाद आएगा सेक्शन सी। अभी फिलहाल आपका सेक्शन सी होगा 3 नंबर का, 6 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। आपको जो है सिंपली क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको सोल्व करते जाना है बस। ये क्वेश्चन, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल का मतलब जो जैसे आपके मैथ में होते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको बस सोल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा सेक्शन डी। सेक्शन डी में 4 और 5 ये क्वेश्चन है। इसमें जो है अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे, जोन सा इजी लगे वो आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में क्वेश्चन रहेंगे आपके ये। उसके बाद में आगे बढ़ते जाएंगे हम पेपर के अंदर, और
35वें क्वेश्चन तक यहाँ पे आपको ये इसमें से एक टेबल जरूर मिलेगी, इसको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब जो है यहाँ पर जब आपके ये वाले पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आएगा सेक्शन ई। सेक्शन ई के अंदर होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका नाम सुन के तो बच्चे ऐसे डर जाते हैं कि भाई जैसे मतलब उनको नंबर कटेंगे ही कटेंगे, वो इतने घबराए हुए हैं इन चीज़ों के नाम सुन सुन के। जबकि ऐसा नहीं है, आपको क्या करना होता है, तुम देखो, तुम्हें दिखा रहा हूं, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके मैथ के नॉर्मल क्वेश्चन से भी आसान है, कैसे समझो। लेकिन हाँ, ये आपकी थोड़ी IQ भी चाहिए, ऐसे नहीं है। देखो, टूथपिक से बनी आकृति, यानी ये आकृतियां दिख रही हैं, आकृति के अनुक्रम के पहले 4 पैटर्न इस प्रकार दिखाए गए हैं, ठीक है। पहले 4 पैटर्न यानी एक डब्बे देख लो यार, सीधी बात है, 2, 3 और 4, ठीक है, ये देख रहे हो। लेकिन नहीं, यहाँ पे इतना बेसिक दिमाग लगाओगे तो बेवकूफ हो तुम। यहाँ पे टूथपिक क्यों बोला फिर इन्होंने? टूथपिक बोलने का मतलब है एक पिन, सिंपल सी एक पिन टाइप में जो होती है उसको टूथपिक बोलते हैं हम। तो उससे जो है इन्होंने डिब्बे बना रखे हैं। इसमें कितनी टूथपिक यूज हुई हैं इस पूरे डिब्बे को बनाने में? 4। इसमें कितनी यूज हुई हैं? 7। इसमें कितनी यूज हुई हैं? 10। गिन लो बैठ के यार, बहुत टाइम है तुम्हारे पास में। इसमें कितनी यूज हुई हैं? 13, ठीक है। अब आप आगे बढ़ो, क्वेश्चन को देखो। 15वें पैटर्न में कितनी टूथपिक है? 15वें पैटर्न का मतलब पैटर्न तो 4 पे पहुंचे हम, यानी कि हमें जो है यहाँ पे एक्चुअली में एक AP दी गई है 4, 7, 10 और 13, समझ रहे हो। और डिफरेंस इनके बीच का कितना है? 3 का, ठीक है ना। 7 में से 4 घटा लो, 3 का डिफरेंस हर बार चल रहा है। अब आपको क्या करना है? अब आपको पहला क्वेश्चन 15वें नंबर में कितनी टूथपिक इस्तेमाल होंगी, यानी कि आपको A15 निकालना है, जिसके लिए आपको क्या करना है? A प्लस में n-1 और D, यही तो करना होता है। ये फॉर्मूला है n का फॉर्मूला है ना, n यानी 15 था, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करो। A 4 है आपका, प्लस में n 15 है, माइनस में 1 और D डिफरेंस है 3। इसको सोल्व कर लो, 46 हो गया भाई, हो गया आंसर आपका। इतना आसान है। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे तो यही गलत कर देंगे, 1, 2, 3, 4 खेलते रहोगे यहाँ पे। इसीलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो। नहीं समझ आ रहा, दोबारा पढ़ लो, आप समझ जाओगे, ठीक है। वैसे तो ना ये पूछा ना 15वां पैटर्न, समझ जाना चाहिए कि AP वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यदि पैटर्न n में 136 टूथपिक है तो n का मान क्या होगा? अब आपको क्या दिया हुआ है? आपके पास डिफरेंस वगैरह सब चीजें हैं ही। अब आपको बस यहाँ पे यही सेम कंसेप्ट, यही सेम फॉर्मूला लगना है, ठीक है। यही सेम फॉर्मूला लगना है आपको। जो है यहाँ पे an था ना, an आपको ऑलरेडी 136 दे दिया। n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, ठीक है, कि n की वैल्यू क्या रहेगी। यानी कि वैल्यू को अगर इस फॉर्मूले में पुट करोगे सेकंड पार्ट के लिए तो 136 के बराबर आपका हो जाएगा 4 प्लस में n-1 और 3, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, n का मान जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 45। ये इस तरीके से सोल्व होगा, ठीक है। इसको सोल्व करना है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस n के अलावा बाकी सारी वैल्यू इन्होंने ये दे दी है। an हमको दे ही दिया है, a हमें ऑलरेडी पता है, 1 पता है, ये 1 होता है, d का पता है, ये 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व करना। भाई डर क्यों रहे हो इस क्वेश्चन से? बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। अगला देखो तुम, इसी में इसमें जो है पहले 30 पैटर्न बनने में कितनी टूथपिक का उपयोग किया जाता है। यानी कि अभी आपको वही सेम चीज आपके पास है ऑलरेडी, आपको जो है सम निकालना है। अभी वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, अब दूसरा फॉर्मूला लगेगा, सम वाला फॉर्मूला। तो उसको जो है लगाओ और AP को 30 पैटर्न के हिसाब से बना दो, ठीक है। वैल्यू 30 रख दो, S30, S का फॉर्मूला पता है ना, वो वही वाला लगाना आपको और सोल्व कर देना है। तो टोटल आपके जो सोल्व करोगे तो उसी हिसाब से आपका जो आंसर है वो सोल्व होता जाएगा आराम से, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा भाई ये वाला मुझे खोपड़ी में नहीं घुसा, ये वाला और में इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको या इसको कोई से एक को करना है। ये मत करना कि तीसरे की जगह पे दूसरा कर लिया और फिर ये जो है मतलब दूसरा छोड़ दिया और उसकी जगह पे ये दोनों अटेम्प्ट कर लिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जो क्वेश्चन के नीचे और में लिखा हुआ है वही क्वेश्चन रिप्लेसेबल है, ऊपर वाला नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। पिछली बार बहुत सारे बच्चे ऐसी गड़बड़े करके आए थे, इसीलिए बता रहा हूँ। 20वें पैटर्न को बनाने में कितनी टूथपिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हम यहाँ पे ये वाला कर लो सोल्व, अगर वो नहीं लग रहा। इसमें तो पहले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था, तीसरे में भी वही फॉर्मूला लगेगा और आपका काम आसान हो गया, है ना।
अब देखो अगला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन होगा केस स्टडी के नाम से डर गए। अब डर लग रहा है तुमको केस स्टडी के नाम पे कि भैया केस स्टडी करे जा रहे हो कि सर बता दो कैसे करना है। ये है भाई वो केस स्टडी जिसको देख के तुम आराम से कर लोगे। ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक बगीचा एक वर्ग के आकार का है, ठीक है। माली ने बगीचे की सीमाओं पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर अशोका पेड़ के पौधे लगा दिए, यानी कि ये जो दूरी है एक बक्से में वो 1 मीटर की है, ठीक है। वह बगीचे को गुलाब के पौधों से सजाना चाहता है। उपरोक्त स्थिति में माली ने कक्षा 10 के छात्रों से मदद ली। उन्होंने इसके लिए एक चार्ट बनाया जो दिए गए चित्र में जैसा दिखता है। ऐसा कुछ हमें डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इस डायग्राम में हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ के आना, फिर आराम से करना। यदि ए को मूल बिंदु के रूप में लिया जाता है तो त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे वो हमें बताने हैं, है ना। काफ़ी आसान है ये, इतना डरने की बात नहीं है कि त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे। त्रिभुज के निर्देशांक नहीं निकाल सकते क्या आप लोग देखो यहाँ पे आपको दिया ABCD, ठीक है। गिन लो आराम से, ये तो कर सकते हो ना कि गिनना कैसे। अब ये मत बोलने लग जाना कि सर गिनना कैसे, है ना। आपको यहाँ पे वो आपने टेबल पढ़ी हुई ना, पढ़ लो उसको जोड़ लो गिन गिन कैसे, ठीक है, आराम से कर लोगे। जैसे P का मान देखो, ठीक है, ये P हमारा यहाँ पे है, क्या वो हमारा यहाँ पे है, R हमारा यहाँ पे, ये त्रिभुज दिया हुआ है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, 1 2, ध्यान से देख लो डायग्राम को, 3 4, ठीक है। 4 वाई एक्सिस कितना है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 4 और 6 आपका P का मान आ गया। ऐसे ही क्यू का मान निकालना है तो क्यू के लिए क्या है आपका 1 2 3, ठीक है। तो 3 वाई एक्सिस के लिए 1 और 2 2, 3 और 2, ये आपका क्यू एक्सिस आ गया। उसके बाद ऐसे ही आर को कैलकुलेट कर लो, 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया, 6 और ऊपर की साइड में गिन लो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5, ये आपका जो है आर का मान हो गया। बस ये लिखना है भाई द कोर्स। अब आपको लिखना है इसमें ही जो पूछा हुआ ना कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस इस त्रिभुज के, तो क्या लिखना है, P होगा आपका 4 और 6, क्यू होगा आपका 3 और 2, R होगा आपका 6 और 5। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको कि कैसे करना है। देखो इतना मुश्किल होगा भाई, केस स्टडी वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा बैठ के। टाइम बहुत होता है मैथ के पेपर में, अगर तुम्हें मैथ का पेपर आता है तो। अब देखो आगे बढ़ो, आगे जो है दूरियां हमें दी हुई हैं, P क्यू और क्यू आर हमें ज्ञात करना है, दूरी निकालनी है, ठीक है ना। इसके लिए आपको वर्गमूल वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही सोल्व आप कर सकते हो। अब जो है अब वैसे ही जो है इसमें अथवा में दिया हुआ है, अथवा वाला कर लो या वो वाला कर लो, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही जो है आगे बढ़ोगे, डिस्टेंस P क्या दे रखा है, इसी तरीके से पूरा पेपर आपको जो है यहाँ पे सोल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, गडीसर झील राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। इसे जैसलमेर के राजा ने बनवाया था 14वीं शताब्दी। आपको मतलब नहीं होना चाहिए ज़्यादा, वो डायग्राम में है सब कुछ खेल। 14वीं शताब्दी में गढ़सी सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। झील में कई छतरियां हैं, उनमें से एक को जो है चित्र में दिखा दिया। नीचे होगा चित्र, देखते हैं चित्र को। देखो पानी के स्तर से h मीटर ऊपर एक बिंदु A से छतरी के शीर्ष बिंदु B का उन्नयन कोण पढ़ा होगा आपने, 45 डिग्री है। उसी चैप्टर से नाम कुछ ना कुछ वर्ड यहाँ पे हमें पॉइंट दिए हुए हैं, ये C है, ये A है, ये हमारा B है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है आपको टोटल में अगर एलिवेशन वाला चैप्टर ना आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझ जाओ बस। जब वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना उसी को देखो और आराम से समझो कि भाई बात किस चीज़ की हो रही है। आराम से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये मत करने लग जाना कि भाई उसके बाद में देखो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार हिंदी में। उन्नयन कोण 45 डिग्री और पानी में इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण बिंदु C जो है 60 डिग्री है। जल स्तर से ऊपर छतरी की ऊंचाई लगभग 10 मीटर है, वो हमें यहाँ पे अब सोल्व करते जाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है उपरोक्त जानकारी के आधार पर एक अच्छी तरह से आकृति ही बनानी है, यानी कि इसको जो है इस डायग्राम को क्लासीफाई, ऐसा डायग्राम रहने की बजाय इसको सिंपल कर लो। डायग्राम को सिंपल करने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बना लो अपना आराम से बैठ के। आंसर की साथ में मैंने अवेलेबल करा रखे, वीडियो के लास्ट में बता दूंगा डायग्राम वगैरह सारी चीज़ें कैसे कहाँ से डाउनलोड होगी, ठीक है। ये इस तरीके से आपका जो पेपर है वो आपका सोल्व होने वाला है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, इनको आपको सोल्व कर लेना है। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, आपका सोच, आपको जो है फॉर्मूला का बारे में पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, तभी आप इनको
अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अब देखो कि आपको जो आंसर की है वो कहाँ से डाउनलोड होगी, पेड पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करोगी, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैं सारे जरूरी लिंक दे दूंगा, वहाँ से विजिट कर सकते हो, या गूगल पर सर्च कर लो cclchapter.com, ये वेबसाइट खोल लेना, पहले नंबर पे जो आएगी। इसमें हरियाणा बोर्ड मोबाइल में खोल रहे 3 डंडे से मिलेंगे, उन पर क्लिक मार लेना, हरियाणा बोर्ड वहाँ पे मिल जाएगा, क्लिक मारना हरियाणा बोर्ड पे। ठीक है, अगर आपको मैथ की पेड पीडीएफ परचेज करनी है वो यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। पीडीएफ के टाइम पे कूपन कोड CCL10 ये यूज कर सकते हो अगर अच्छा स्कोर करना है आपको। देखो कूपन कोड यूज करना आपकी मर्जी है, स्कोर करने के लिए तो पीडीएफ परचेज करनी है। ठीक है ना, टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, डायरेक्टली वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे हेलो CCL, ताकि मैं समझ जाऊँ आपको पेड पीडीएफ खरीदनी है। ठीक है, उसके बाद में बुक्स के सॉल्यूशन देखने हैं वो यहाँ मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, वो सारे सब्जेक्टों के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, हल्के में मत लेना, जो पेड पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन, कुछ सारे नहीं, कुछ क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन, यानी 20 to 30% आपको जो है यहाँ पे फ्री में बांट रहे हैं हम लोग। और वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास पैसे नहीं है, तो ताकि वो अच्छे से पढ़ सके और अपने एग्जाम में एटलीस्ट ठीक ठाक स्कोर वो कर पाए, उनको दिक्कत ना हो उस चीज़ में। ठीक है, इसलिए हम फ्री में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। सैंपल बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सैंपल दिखा दो, तो भाई यहाँ पे सैंपल ही सैंपल पढ़े हैं आपके 10th और 12th क्लास के। ठीक है, इन क्वेश्चन को देख लो, आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन हम अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिलेंगे, और 10th क्लास की तो जो मेन सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, दोनों मीडियम में जो है आंसर्स के साथ अवेलेबल करा रखे। और डिजिटल आंसर है, डिजिटल लिखे हुए, कॉपी में लिखा हुआ कोई पीडीएफ नहीं है, ओरिजिनल पीडीएफ आपको मिलने वाली है वेबसाइट से अगर परचेज करोगे तो। उसके बाद में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोर्ड ने जो है अनाउंस करे हैं वो भी हमने यहाँ पे अवेलेबल करा दिया वेबसाइट पे। ओल्ड क्वेश्चन पेपर लास्ट 10 ईयर्स के यहाँ पे मिल जाएंगे, प्री बोर्ड के पेपर मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, रिजल्ट और सिलेबस, ये सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेंगी। अब कुछ सीक्रेट बता देता हूं, जिन बच्चों को 100 में से 100 लाने हैं, कुछ बच्चे हैं, वो सारे बच्चे नहीं हैं, जिनको जो कहते हैं सर हम मेहनत करने को तैयार हैं, आप बता दो बस हमें क्या करना है, हमें बस नंबर पूरे चाहिए। अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहला कार्य है आपको पेड पीडीएफ परचेज करनी है। ठीक है, इसको पढ़ना है। अब बोलोगे सर मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं पढ़ सारा लूंगा जो जो आप बताओगे, तो फिर भी आप बता दो कैसे अच्छे नंबर मेरे आएंगे। ठीक है, देखो पेड पीडीएफ परचेज करोगे तो आपका टाइम बचेगा। पहली तो अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं आता, पता लग जाए इस टाइप के कंसेप्ट एग्जाम में आते हैं, नहीं भी परचेज करते हो तो बाकी काम कर लेना, तब भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, पेड पीडीएफ खरीदोगे तो और इजी हो जाएगा, कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कवर कर सकते हो, ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर पाओगे आप। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस, आपको ओल्ड पेपर में आ जाना है। ठीक है, 2016 से लेके 2024 तक के सारे पेपर यहाँ पे इसमें मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ में, इनको डाउनलोड मार लेना। ठीक है, डाउनलोड कर लिए। कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई वो मैथ में है ही नहीं, वो अपने टॉपिक पढ़े ही नहीं, क्योंकि बुक बदल गई, कुछ टॉपिक कट गए, बहुत कुछ चलता रहता है बोर्ड के अंदर। जो कट गए छोड़ दो क्वेश्चन को, जो है उनको पढ़ना है, उन सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लो। कर लिए सोल्व। प्री बोर्ड पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लो सोल्व कर लिए। ठीक है, जितने मिले ये मत बोलना सर 2024 का करना कि 23 का, जितने मिले सारे कर दो। ठीक है, मॉडल पेपर में आ जाओ, उसके बाद में यहाँ पे आओ, जितने मिले सबको सोल्व कर दो। कर दिए? ठीक है सर बिल्कुल कर दिए। उसके बाद मैथ की एनसीईआरटी की बुक खोलो, एग्जाम्पल्स को पढ़ लो, एग्जाम्पल पढ़ो और सोल्व कर दो। सर कर दिए, बस कर दिया आपने, बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद में आपको कुछ नहीं पढ़ना। अब बोलोगे सर टेक्सचुअल एक्सरसाइज कहाँ गई, उसको और बोल देते, हम सभी कुछ पढ़ लेते। देखो मैं बताता हूँ रियलिटी क्या चलती है, मैथ के पेपर के लिए बता रहा हूँ, सारे पेपरों में ऐसे काम नहीं करता, सिर्फ मैथ के लिए। आपका जो 80 नंबर का पेपर है, 80 नंबर में से 50 नंबर का पेपर आपका ओल्ड पेपर में से मिल जाएगा, लेकिन पूरा पेपर आपको सोल्व करने के लिए वो आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए ये टॉपिक है भी सिलेबस में कि नहीं है, वो सारी चीज़ें, वो सारा मेहनत एनालिसिस वाला काम वो सारा हमने कर दिया है। टीचर से एडवाइस लिया कि सर ये टॉपिक कैसा है, ये कैसा है, बोर्ड टीचर से भी वो उसको क्रॉस चेक कराया हुआ है। वो सारी चीज़ें करने के बाद में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आपको अच्छा और कम से कम क्वेश्चन पढ़ना पड़े। ठीक है, ताकि आप कम पढ़कर ज़्यादा स्कोर कर पाओ। ठीक है, उसके बाद में ओल्ड पेपर जब कर लोगे ना, मोस्टली काम तो इसी से निपट जाएगा आपका।
मोस्टली 50%, या उसके बाद में मॉडल पेपर और कर लेना जिससे आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी। प्री बोर्ड करोगे तो आपकी मर्जी है, एग्जाम्पल सबसे लास्ट में, पहले एग्जाम्पल नहीं। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मिसलेनियस में से आएगा, तो भाई हर जगह से आता है पेपर में, पेपर का वो चक्कर नहीं होता कि कहाँ से आए कहाँ से नहीं, कहीं से भी पूछा जा सकता है। लेकिन मोस्टली जो पेपर है ओल्ड पेपर में से मिलता है। लेकिन हाँ ये मत सोचना पिछले 3 साल के 2016 से लगना पड़ेगा फिर, और हर साल 4-4 सेट थे, ठीक है, यानी कि लगभग आपके 10 चौके 40 पेपर हो जाएंगे। 40 पेपर सोल्व करने आपको, उसके बाद में 2-4 ऊपर नीचे इधर उधर मिल जाएंगे, लगभग 40 मान के चलो। 40 पेपर सोल्व कर लो, या फिर पेड पीडीएफ में हमने एनालिसिस करके वो बना रखा है, उसको परचेज करके उसको पढ़ लो अच्छे से। लेकिन उसमें भी ये मत सोचना कि वो डिट्टो से मिलेगा, उसमें भी वैल्यू बदली जा सकती है। अब बोलोगे सर वैल्यू कैसे बदलती है, देखो मैं दिखाता हूँ वैल्यू कैसे बदलती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखो मैं बीच में कहीं लेके जा रहा हूँ क्वेश्चन में जो थोड़े ठीक से क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे असर्शन रीजन है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वैल्यूज हमें देखने को मिल रही है। साइन a माइनस बी जो है 1/2 है, साइन a प्लस बी कर देंगे तो ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्विक कर देंगे लोग, है ना, जो भी बेसिक रहता है। जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है। एक 20 मीटर गुणा में 16 मीटर आयाम वाले एक आयताकार मैदान के कोने को एक गाय को 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, ठीक है। अब ये कहते रस्सी को 16 मीटर की रस्सी से बांधा गया है, आयत इसको बढ़ा दे 30 मीटर, इसको बना दे 36 मीटर, है ना। तो आप बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन नया था, हमने तो पढ़ा ही नहीं। भाई ऐसे नहीं चलेगा फिर, ठीक है। वो आपको, आपने वो कंसेप्ट पढ़ लिया है, उस टाइप का क्वेश्चन पढ़ लिया है पहले ही। अगर वो उस टाइप के क्वेश्चन वो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे पीडीएफ में आंसर के साथ में। अब वो क्वेश्चन को ट्विक कर लें, आपको बस वैल्यू ही तो बदलनी है, सोल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी। अगर मैथ कर रहे हो वो करनी ही पड़ेंगी। लेकिन हाँ उस पीडीएफ में आपको सारा पता लग जाए। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है मैथ में जो एग्जाम में पूछते ही नहीं है, बस पढ़ते पढ़ते रहते हैं हम लोग। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम पढ़ते नहीं है लेकिन वो एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। और वैसे भी हमने जो क्वेश्चंस दिए ना, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि वो सेम क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए एग्जाम में, डिट्टो, वैल्यू भी नहीं बदले उसकी, डिट्टो सेम भी मिल जाए, ठीक है। वो चीज़ भी होती है। 9th क्लास में भी ऐसा हुआ था, 9th क्लास के तो हमने फ्री में दिए थे, तो उसमें भी ऐसा हुआ था। और अभी तो 10th क्लास है, उनके लिए तो हमने बहुत रिसर्च एनालिसिस करवा के जो है पीडीएफ बना रखी है। अब वो आपकी मर्जी है परचेज करना या ना करना, ठीक है। अब बाकी मैंने आपको पेपर वगैरह दिखा दिया, किस तरीके के जो पेपर है वो रहने वाला, कैसे केस स्टडी को सोल्व करना है, कैसे आपके एमसीक्यू या क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीज़ें। अगर आपको ये वाला जो पेपर मैंने कराया है ये एक मॉडल पेपर था 2025 का, इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है। मॉडल पेपर में आओ, यहाँ पे आपको सारे पेपर मिल जाएंगे आंसर की के साथ में, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।